नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज नाहले पे दहला लेकर हम आपके सामने आए हैं। बाबा के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे कि बिहार में जो लगातार राजनीतिक लड़ाई चल रही है, राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, उसमें आखिर होने वाला क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो गेम है वो नीतीश कुमार समझ चुके हैं, और क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी ऐन मौके पर कोई बड़ी रणनीतिक तैयारी में लगी है कि ऐन मौके पर एजेंडा जो है वो क्लियर करेगी और बाजी पलट देगी। इन सब बातों पर सीधे बाबा से हम आज जानेंगे। बाबा, बहुत स्वागत है आपका, फोन पर हम जुड़े हुए हैं। सागर, देखिए, लगातार हम जिन विषयों को लेकर के और बिहार की राजनीति को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में आने वाले चुनाव को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। और मिसिंग ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देख लीजिए कि 2014 से जब ये नई जो टीम है वो सामने आई है, तब से नया नया प्रयोग कर रही है और कई प्रयोग में वो सफल भी हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस पूरा कैलकुलेट करके सारा प्लान बनाती थी और लंबे समय तक, आजादी के बाद देखा आपने कि इस देश की सत्ता पर काबिज रही। कई राज्यों में भी सरकारें उसकी हुआ करती थी और दूसरा कोई वहां तक पहुंचता तक नहीं था। 70-77 के दशक के बाद से थोड़ा सा चेंजिंग आना शुरू हुआ। आंदोलन आंदोलन शुरू हुए सरकार को लेकर के, सरकार के विरोध लोग अब एक गठजोड़ बनाना शुरू किए। 90 के दशक आते आते तक ये पूरी तरह से हो गया था कि जो केंद्र की सत्ता पर बैठी हुई सरकार है, उस सरकार को हिलाया जा सकता है, गिराया जा सकता है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक था वो ज्यादा एक्शन में आने लगा था। यही कारण था कि बिहार से इसकी जब शुरुआत हुई, तो आपको याद होगा कि 1990 में जब लालू प्रसाद पहली बार आए, तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी सहित जितने भी दल थे, गैर कांग्रेसी दल, उन सभी को जुटा करके और लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का गुहार का किया था। कारण कि उनको पता था कि जो जातीय समीकरण है उसमें सबसे बड़ी जाति अकेले अगर देखा जाए तो वो यादव समाज है। और लालू प्रसाद यादव के नेता थे। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई नेता थे, जिसमें रामलखन सिंह वगैरह नेता थे जो यादव समाज से आते थे और उन लोगों का एक अच्छा वर्चस्व चल रहा था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि आपको याद होगा कि कर्पूरी ठाकुर जब सामने आए, तो कर्पूरी ठाकुर थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि जातीय आंकड़ों के हिसाब से वो उतना मजबूत जाति से नहीं थे। जी। नाई समाज का जो संख्या है वो कम था। तो ये सब लेकर के नीतीश कुमार ने एक रणनीति बनाई थी और वो रणनीति सफल रही। ये बातें हमने इसलिए कहा कि आपको एक तरफ जहां कांग्रेस को याद करना पड़ेगा आजादी के बाद से, वैसे ही 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। रोज कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा, आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 2 सांसद के साथ सदन में पहुंचे थे, तो उन पर बहुत भारी टोन किया गया था और उन्होंने उन्होंने कहा भी था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा सदन हमारे लोगों से भरा रहेगा और मेरी मेरी जगह पर आप होंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस का आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन स्थिति खराब होता जा रहा है। क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ रहा है। ये तो ऐसा ऐसा ही आपने देखा कि पिछले 27 साल से दिल्ली, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव से जीतती आ रही है केंद्र में, उससे पहले भी थी, लेकिन दिल्ली पर कब्जा नहीं हो पा रहा था क्योंकि बगल में ही सारे लोग रहते थे, लेकिन फिर भी दिल्ली पर कब्जा नहीं था। लेकिन इस बार वो सफल हो पाया है और ये हुआ है स्ट्रेटजी के तहत। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी और लोग ये बता रहे थे कौन जीतेगा जीतेगा कौन हारेगा। नमन मिश्रा जी जो घूम घूम करके वहां जो आकलन किए, उसमें उन्होंने एक बात जरूर कहा था कि भले ही हम एग्जिट पोल में ये कह रहे हो कि नहीं सरकार बन पाएगी या जो कुछ भी होगा भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट के कायल वो भी थे और हम लोग भी थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया था, मात्र 100 घंटे में ये बाजी पलट गई है। अब आप कहेंगे कैसे पलट गई? जी। तो याद कीजिए कि 5 तारीख को चुनाव था जी। और उससे ठीक 3 दिन पहले बजट आया था। और बजट में क्या था आपको अच्छी तरह से पता है। बिल्कुल, सैलरीड जो मिनिमम क्लास के लोग हैं उनके लिए बड़ा ऐलान किया गया था। और इसके साथ साथ जो 20 सीटों पर
जी इन्फ्लुएंस करने वाले बिहार मूल के लोग थे, जी जो जी रोजी रोजगार करने वाले थे। उन लोगों को लगा कि जब हमारे बिहार को इतना कुछ मिल सकता है, जी तो फिर यहाँ रह करके हम भी एक बार प्रयोग करके देख लें। हाँ, और क्या। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने उन 100 घंटों में सारा कमान अपने हाथ में ले लिया था। मैं बार-बार बता रहा हूँ, पिछले चुनाव में भी मैंने कहा था, 2024 में भी। इसके बाद नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में भी तल्खियाँ बढ़ी, तब भी मैंने कहा था कि जी जैसे इसमें किसी तरह का कोई टून-टान होता है, तो नरेंद्र मोदी अपने हाथ में सारा कमान ले लेते हैं बिल्कुल। और वहाँ से वो अपने हिसाब से हैंडल करना शुरू करते हैं। हाँ दिल्ली में भी बिल्कुल यही हुआ। हाँ नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो अब तक आपको मिलता रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी और जो मिलता रहा है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बदले में हम आपको एक्स्ट्रा ये चीज़ें देने जा रहे हैं जी और जी ये हम 100 दिन के अंदर देंगे। तो एक तो 100 घंटा के पहले जो आपने देखा कि बजट में जिस तरह का प्रावधान किया गया, हाँ सीधे दिल्ली और सीधे बिहार दोनों को जी टारगेट कर लिया गया, एक ही तीर से 2 निशाने हो गए। जी बिल्कुल। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा कि हम किसी तरह का कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं जो नई टीम बनी है नरेंद्र मोदी की और इस टीम से काफ़ी संतुष्ट हैं। जी आप देखिए कि 2014 से याद कीजिए ना, निर्मला सीतारमण को जो उन्होंने ज़िम्मेवारी दी है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में जिस तरह का काम कर रही हैं, वो काफ़ी सराहनीय रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बड़ी जीत के कई कारण हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो गेम चेंजर माना जा रहा है, वो दिल्ली के लोगों को 100 घंटे पहले जिस तरह से दिल्ली चुनाव हो रहा था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और 2014 के बाद ये सबसे बड़ा ऐलान था कि 12 लाख तक की इनकम को नो टैक्स घोषित कर दिया गया। अब इसी फैसले के सारे समीकरण कहीं न कहीं बदल डाले। इशारा सीधी तरह से एग्जिट पोल ने भी दिखा दिया था कि सारे जानकार कहीं न कहीं कुछ और कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर के गेम चेंज हुआ और मिडिल क्लास जो था, उसके मन मस्तिष्क पर कहीं न कहीं ये बड़ा छाप छोड़ा गया। बिल्कुल। और असल बाबा में ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी माना जा रहा है कि इससे सरकार की सेहत पर, मतलब सरकार के पैसे पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा फिर मार्केट में आएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए वो सरकार के खाते में चला जाएगा। आपको याद होगा सागर, जब ये बजट आया था तब मैंने सबसे पहले ये जो बात कही थी कि ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ ये ऐसा मतलब मास्टर स्ट्रोक है कि जिसमें सामने से तो नजर आ रहा है कि सरकार को घाटा होगा, लेकिन दूसरी तरफ उसके तिगुना चौगुना जो क्रय क्षमता लोगों की बढ़ेगी और जो लोग छुपा छुपा करके रखते थे, वो खुल करके अब अपना खर्च कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा चीज है कि लोन लेने में लोगों को आसानी होगी, रेपो रेट बढ़ेगा, जी उन लोगों का ऐसी सिविल स्कोर बढ़ेगा, ये सारी चीजें ना बढ़ेंगी और बिल्कुल, ऐसी स्थिति में सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला था। असल में जो दिल्ली में मिडिल क्लास वोटर थे ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरी तरह से पकड़ लिया और उनमें एक लहर पैदा कर दी। मिडिल क्लास को किसी भी पार्टी से कुछ नहीं मिल रहा था, आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक सभी लोग पिछड़ा, मुस्लिम, अन्य जाति, अति पिछड़ा, ये सब कर रहे थे और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो मास्टर स्ट्रोक आया, मिडिल क्लास को कोई नहीं देख रहा था, उस मिडिल क्लास को कहीं न कहीं अपने पक्ष में करके जो सबसे बड़ा वोटर है, आपको याद करना चाहिए कि किसी भी जाति का नहीं होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एक अलग जाति ही है, जो कमाता है, खाता है और कुछ अपने जीवन के लिए सेव करना चाहता है। और ये समाज जब एकजुट हो जाए और किसी एजेंडे पर काम करना शुरू करे, तो तख्ता पलट होता है। यही हुआ दिल्ली में भी। अब ये पूरी तरह से आपको बता दें कि कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली सबसे ज्यादा कैपिटल इनकम के मामले में तीसरे नंबर पर आने वाला राज्य है। इससे आगे सिर्फ तेलंगाना और हरियाणा है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय जो है 167.5% रहा है। दिल्ली का जो इकोनॉमी सर्वे भी पेश किया गया था, इसमें बताया गया था कि राजधानी वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय 4.61 लाख चल रही है। इस आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी 45% के करीब बैठती है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये टर्नआउट हुआ होगा वोट में। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए एवरेज अगर देखा जाए तो वर्तमान में 31% आंकी गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें पीपुल रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो सर्वे किया था, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली का मिडिल क्लास जो है वो 5 लाख से 30 लाख के बीच में कमा रहा है। समझिएगा, बहुत ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल। पहले 7 लाख तो दिया ही था। हाँ हाँ तो हाँ। 5 लाख से लेकर के 30 लाख के बीच कमाने वाले लोगों को मिडिल क्लास में रखा गया है। और सीएसडीएस लोक नीति की रिसर्च बताती है कि दिल्ली में 71% लोग जो हैं वो खुद को मिडिल क्लास बताया करते हैं जी और मिडिल क्लास में मानते भी हैं। जी जी 28% करीब वो लोग हैं जो हाई मिडिल क्लास वर्ग में आते हैं, इनको जी भी फायदा होता है। 44% के करीब वो लोग हैं जो लो मिडिल क्लास में आते हैं। यहाँ भी 73% लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली का जो मिडिल क्लास है वो 12 लाख वाले इनकम ब्रैकेट में आता है। जी। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत दी होगी, मिली होगी इन लोगों को। अब इसी मिडिल क्लास को वोटिंग को अगर ठीक से देखा जाए, इसको आंकड़े को बैठाया जाए, तो पार्टी जी। ने ऐसा ऐलान किया जिससे उनका पैसा भी बच रहा है, जिससे हम्म, उनका सीधा फायदा भी हो रहा है। और इसी हम्म, फैसले ने वोटों को पूरी तरह से स्विंग करा दिया। जी और 100 जी घंटे में ये मिडिल क्लास जो है अपना विकल्प केजरीवाल की जगह पर नरेंद्र मोदी को चुन लिया और उसे नरेंद्र मोदी में अपना नेता नजर आने लगा, अपना जी भविष्य नजर आने लगा। जी जी 10 जी। माने नतीजे 10 घंटे पहले आए थे और मुकाबला काफ़ी काँटे का रहा था। इसमें आपको याद होगा कि हमने जो आंकड़े दिखाए थे, हमने दिखाया था कि 5 सीटों का हेर-फेर होगा, अंतर होगा। लेकिन जी अंतर जी काफ़ी बढ़ गया और ये जी बढ़ा मात्र 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में। जी 1 फरवरी के बाद पूरी तरह से बाजी पलट गई और ऐसा माहौल बन गया कि आम आदमी कहीं न कहीं बुरी तरह से फँस गई। जितना भी अपने ऊपर जो हमले हुए थे भारतीय जनता पार्टी को उसने गलत साबित करने की कोशिश की थी एलजी का नाम लेकर के और भी कई मामले को लेकर के कि हमें काम बिल्कुल। नहीं करने दिया जाता है। ये हम्म, सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस एक फैसले से ध्वस्त हो गई और जी लोअर मिडल फैमिली और जो अपर मिडल फैमिली है, जो इस आय वर्ग में आते हैं, उनको अचानक से एक बड़ा हाथ में हथियार मिल गया हम्म कि वो अब आराम से अपना इनकम 12 लाख दिखा सकते हैं और हम्म ऐसी स्थिति में वो अपने जीवन स्तर में जो कुछ कमियाँ रह जाती थी, जो हम्म इसलिए नहीं दिखा पाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स लग जाए, ऐसा ना हो कि बहुत तरह की समस्याएँ में फँस जाएँ, ऐसा ना हो कि कोई स कानूनी पेंच उनके ऊपर हो जाए। ये सारी चीज़ों से वो कहीं न कहीं वंचित हो गए हैं और लोअर मिडल फैमिली और अपर मिडल फैमिली, ख़ास करके कानून से और कानूनी पचड़े से अपने आप को बचाना चाहता है। और ये हम्म, जो राहत मिली है, ये कहीं न कहीं दिल्ली में एक बड़ा ट्विस्ट लाया है और यही कारण है कि हम बार-बार इस बात को जी लेकर के कहने के लिए मजबूर होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्थिति दिल्ली में हुई है, वही स्थिति अंतिम क्षण में बिहार में बाजी पलटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना ले। हम्म, देखिए पूरा का पूरा एजेंडा है और जी अगली बिल्कुल। खबर जब हम बताएँगे आपको, तो हम्म, अगली खबर में सागर हम पूरा एजेंडा ही बताएँगे कि आखिर अच्छा। कौन-सा एजेंडा है, जिस एजेंडे हम्म, के तहत दिल्ली में तो पासा पलट गया। तो हाँ आप कहिएगा कि अब तो कोई बजट सत्र नहीं होने वाला है। हाँ 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 हाँ। लेकिन चुनाव आने से पहले और बिहार का जो बजट सत्र है, उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो चुनाव बिल्कुल। से जुड़े हुए होंगे, चुनाव के मद्देनज़र उसको किया जाएगा। तो वहीं बिल्कुल। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करने वाली है, जो हम्म अचानक से आप देखिएगा कि ऐन चुनाव के वक़्त एक हम्म बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होगा और चारों खाने चित अपने विरोधियों को और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ये समझ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के पीछे-पीछे चलेगी, अचानक से पूरा गेम ही पलट देगी। पूरा गेम बाबा पलट जाएगा। जी। क्या लगता है बाबा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सीट शेयरिंग की डिमांड कर रहे हैं, तो वो सीट शेयरिंग होगा या फिर उसके लिए कुछ और नया फॉर्मूला रखना होगा या फिर कुछ अलग रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? सागर शादी-ब्याह में तो आप गए ही होंगे। जी। लड़की वाला जब दहेज पूरा पुरकर देता है ना, लड़का वाले का हम्म जितना डिमांड होता है, वो सब पूरा कर देता है। हम्म। तो बेटी वाला की तरह नहीं एक्ट करता है। हाँ हाँ आप देखिए कि बारात जाता है, ज़रा-सा कहिए कि "ए महाराज क्या व्यवस्था किए हैं? पानी नहीं है।" तो बोला कि हाँ। "पानी लेकर के काहे नहीं आए हैं? पैसा तो आपको दिए दिए हैं।" हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बाबा। समझे? तो बस जी। इतने समझ लीजिए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ पूरा कर लिया है। नीतीश के सारे डिमांड खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं, उनकी हाँ टीम कह हाँ रही है। हाँ चीख-चीख करके हाँ। आपने देखा होगा सदन में सारे लोग बोल रहे हैं कि अब हमको हम्म विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, विशेष राज्य से ज़्यादा हमको मिल गया। तो हम्म। ऐसी स्थिति में आपके पास कोई वैलिड पॉइंट तो रहता नहीं है कि अब नरेंद्र मोदी को घेरिए। हाँ, और ये वो बिल्कुल। चेकमेट है, जहाँ हुँ, आप देखिएगा कि लास्ट में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को प्रमोट करेगी और बिहार की जनता पर को ये बताने की कोशिश करेगी कि सब कुछ तो हुँ। हमने दे दिया। अब काहे रूसल हैं भाई? अब दूल्हा लेकिन काहे रूसल हैं? लेकिन बाबा अब रूसने का एक वजह तो है ना, रूसने का वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कम्युनलिज्म का
वो चादर ओढ़े हुए हैं नीतीश कुमार, वो तो एक बहुत बड़ा वो है। आपने देखा कि आपने खबर किया था, चादर चढ़ाने गए थे वो। सिंपल सी बात आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार एक्ट भले कर लें, नीतीश कुमार को हम कमजोर नहीं कर रहे हैं, हम्म लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई भी सीट शेयरिंग का जो आपने बात कहा, अगर हम्म। किसी भी तरह का कुछ होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार को छोड़ने का विकल्प बिल्कुल आसान होगा। और नीतीश कुमार को छोड़ने में जरा भी उसको कोताही और किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि तब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा जो मोहरा है वो फिट कर लिया है। चलिए। नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर खड़े हैं। जी। नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव माई बहिन कर रहे हैं। हाँ, आरसीपी सिंह टाइट खड़े हुए हैं, बसपा आरसीपी सिंह एक अलग तरह का कहानी कह रहे हैं। अब तो शक होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरसीपी सिंह को भी भाजपा ने ही खड़ा करा दिया है। हाँ, और सबसे बड़ी बात बाबा कि नीतीश कुमार का ही कोर वोटर पे नागमणि लगे हुए हैं। नहीं, आप सबसे बड़ी बात तो नीतीश कुमार के साथ हुई है कि एक नागमणि तो है ही। देखिए, चरतरफा नीतीश को घेरने की कोशिश हो रही है। हाँ 4 लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। पहला हाँ प्रशांत किशोर, हाँ। दूसरा आपने नागमणि का नाम लिया जो उनके जी। कोर वोटर को बरगला रहे हैं। ये बरगला क्या रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के नाम पर ये लोग अब तक बने हैं। हाँ, जगदेव अच्छा। बाबू मेरे पिता हैं कि इनके पिता हैं? सही भी बात है ना बाबा, जगदेव प्रसाद की जो लेजेसी है उसको तो नागमणि को ही रखना चाहिए। उसके बाद आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह। बचा हुआ जो कुर्मी वोट है उसको अपने तरफ करने में लगे हुए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा एंगल जो है वो 80 लाख लोगों के साथ आईपी गुप्ता खड़े हैं। समाज। ये नीतीश कुमार का भाजपा का कोर वोटर थे। तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप समझिए, अब तो कल के उनके बयान से मुझे लगता है कि वो पार्टी बनाएंगे। हाँ, वो और जब पार्टी पार्टी बनाएंगे तो आप समझिए कि मुकेश सहनी जिस तरह से डैमेज करते रहे हैं, उससे कम डैमेजिंग इनका नहीं होगा। क्योंकि मुकेश सहनी के वोट बैंक में तो आपको नजर आया होगा कि कई लोग हैं जो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। भाजपा में भी कई लोग हैं, जदयू में कई लोग हैं, आरजेडी में कई लोग हैं, वो मांग ले हैं। लेकिन इनके वोट बैंक में तांती ततवा जो पान समाज है, इसमें तो कोई है ही नहीं दूर दूर तक। कोई कंपटीटर ही नहीं है, अकेले हैं। आपने सुना ही होगा कि संजोग से मैं गया था। जी तो अब मैं गया तो मैंने दंग रह गया। मैं तो लगातार बता रहा हूँ कि मैं पिछले 2 साल से लगातार देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। और ये समाज इतना ज्यादा एजुकेटेड है, अपना दूसरा किसी को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और आंख मूंद करके कुछ भी आप कर लीजिएगा, कुछ भी देने का कह लीजिएगा, सिर्फ एक ही है कि हमारे जाइए कि आईपी गुप्ता से बतिया करके हमारा आरक्षण वापस कीजिए, हम आपके साथ हैं। और बाबा मैंने तो आईपी गुप्ता से बात भी की, इंटरव्यू भी किया उनका। मैंने उनसे साफ पूछा कि आईपी गुप्ता आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा व्यवसाय आपका चलता है, आप क्यों फिर इस संघर्ष के रास्ते क्यों है? इतना संघर्ष, इतना मेहनत आखिर क्यों? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता से जवाब दिया बाबा कि देखिए हमारे लोग के साथ छल हुआ है, हमारे रिजर्वेशन को छीना गया है। देखिए सागर, ये जो चुनाव है ना 2025 का, इसको जहां से मैं देख रहा हूँ, इन 4 लोगों का नाम तो हमने बता दिया। इसमें एक बहुत बड़े फैक्टर बनने जा रहे हैं मुकेश सहनी भी। जी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जिस तरह से जातीय समीकरण को अपने साथ ला रहे हैं, आप देखे होंगे कि ब्राह्मण समाज जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। न भाजपा उसको कोई स्थान दे रही है। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में 2 गो ब्राह्मण को टिकट मिला, एक को हरवाइये दिया लोग, बिल्कुल, और एक ब्राह्मण को कोई जगह ही नहीं मिला। अब आप कहिए कि राज्यसभा के थे उनको हम दे दिए, तो ये कोई मतलब थोड़े होता है। चुनाव जीते माने कमाए खादी वाला और खाए टोपी वाला, वही हिसाब किताब है। ऐसा तो होता नहीं ना है। तो वैसी स्थिति में आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं जो एक नया नेक्सस मिथिलांचल के क्षेत्र में, जो कि एक बड़ा 40-45 सीटों का एक बड़ा जो क्लस्टर है, उन सीटों पर जिस तरह का काम देख रहे हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि संजीव मिश्रा जिस तरह से जमीन पर उतर करके पुलिया, लोगों की समस्या, घर में खाना है कि नहीं है, नौकरी है कि नहीं, पलायन का क्या स्थिति है, इन सारी चीजों को जिस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनकी टीम लगकर काम कर रही है। मैं तो बता दे रहा हूं आपको कि मैंने ये मान के चलिए कि 2025 का चुनाव अगर कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मतलब आप कह रहे हैं बाबा कि जो मिथिलांचल एरिया में संजय झा एक्टिव मोड में आए हैं, एनडीए एक्टिव मोड में आई है, वो कहीं ना कहीं संजीव मिश्रा के वजह से भी थोड़ा सा एक्टिवनेस बढ़ा है। और बजट में भी जो प्रावधान किए गए हैं, तो महागठबंधन कोई खेल ना कर दे उस इलाके में, इसलिए थोड़ा ध्यान दिया गया है। देखिए सागर, संजय झा जितना भी एक्टिव हो लें, संजय झा के बैकअप में कुछ नहीं नजर आ रहा है दूर दूर तक। लेकिन अगर
संजीव मिश्रा एक्टिव हैं, तो हम्म, उनके बैकअप में एक बड़ा वोट बैंक 14-15% का वोट बैंक उनके साथ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा, कई तस्वीरें आपने देखा होगा कि संजीव मिश्रा जब गांव में निकलते हैं तो जी, मल्लाह समाज के लोग उनको अपना एक तो पुरोहित मान लेते हैं, पंडित जी मान करके एक तरह से, और दूसरा कि वो उस समाज के साथ खड़े हैं जिस समाज को हाशिए पर रखा गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्विस्ट इस 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा, और 2029 से पहले का चुनाव है, तो सबको इस बात का दिमाग में रख के लड़ना होगा कि 2029 से पहले अपनी शक्ति दिखाना होगा कि जब वन नेशन वन इलेक्शन हो तो लोकसभा और विधानसभा एक साथ जब लड़ें तो आपके पास वो शक्ति हो कि लोग आपको पहचान पाए और आपको दोनों ही सेगमेंट में वोट दे पाए। चलिए, तो देखा आपने, काफी लंबा डिस्कशन ये चला और सारी जानकारियां आपको हमने देने की कोशिश की। देखिए, खेल हो या ना हो, लेकिन खेल होने की दिशा में आगे जरूर लोग बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से एक्शन रिएक्शन में है, आप देखिए कि कल भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम प्रयागराज पहुंची है। अब देखना यह होगा कि क्या ये जो सीट शेयरिंग वाला मसला है, बड़े भाई और छोटे भाई वाला मसला है, क्या ये 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद समाप्त होता है, या फिर यहां से एक और बड़ी नई लड़ाई और नई जंग छिड़ती है। देखना यही होगा। हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।